हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी में। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करा था इकोनॉमिक्स का, और हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ा था कल भी, और आज भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड का जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो बच गया, उसे आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि आखिरकार इलास्टिसिटी क्या होता है? लचीलापन, ये बोलते हैं ना इलास्टिसिटी। तो मतलब क्या, किस तरीके से डिमांड में चेंजेस आता है, उनको कौन कौन से मेथड होते हैं मेजरमेंट करने के, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी होता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ पर एक बार क्वेरी कर कर पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड के साथ और पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि नहीं, कि आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब क्या कि प्राइस में किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कितना उसका क्वांटिटी में ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। अगर मान लो कि एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, अगर 5% अगर प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है, तो मतलब क्या, राइज हुआ है। तो एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था पिछले चैप्टर में कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। इसका मतलब अगर प्राइस 5% राइज हुआ है, प्राइस राइज हुआ है तो क्वांटिटी कम होगा। मतलब क्या, अगर मान लो कि ये 5% कम हो रहा है, या फिर 10% कम हो रहा है, या फिर 15% कम हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना कम और ज़्यादा हो रहा है, मतलब कितनी इलास्टिसिटी हो रही है, तो उस चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है कि कितना डिग्री चेंज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके के हो सकते हैं। जैसे पहला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर द चेंज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कि उसके प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से कितना डिमांड में चेंजेस आया या कितना इलास्टिसिटी आया, पहला। दूसरा, इनकम के हिसाब से, कि कोई बंदे का अगर मान लो कि इनकम, इस पर्टिकुलर इसका नाम मान लो कि गोलू है, और गोलू का इनकम पहले 50,000 रुपया था। तो मान लो कि 100 kg ऑफ कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो परचेस करता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसका 70K हो गया, बढ़ गया, तो उसके हिसाब से उसका क्वांटिटी भी चेंज होगा, है कि नहीं। और उसके वो जो परसेंटेज या वो जो हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं दोनों के बीच में, वो इनकम के हिसाब से भी हो सकता है। और लास्टली क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी, दो तरीके से, कि भाई उसका रिलेटेड गुड्स में जो भी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, और एक सब्सटीट्यूशन गुड्स था, तो ये दोनों के डिग्री में भी चेंज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसके प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से भी डिमांड में चेंजेस आती है। तो उसके इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं हम लोग 3 तरीके से। तो आई होप सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे और कितने तरीके से मेजर किया जाता है वो चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो, और 12th में मतलब आईएससी बोर्ड वालों ने 12th में पढ़ा होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? माइनस डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या होता है? अब देखो, डेल्टा क्यू चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, मतलब प्राइस मान लो कि 5 रुपया था, 5 रुपया प्राइस था, तो क्वांटिटी वो 10 खरीद रहा था, ठीक है। अगर वही प्राइस क्या हो गया, 3 रुपया हो गया, प्राइस कम हो गया, तो क्वांटिटी ज्यादा कितना खरीदने लगा, क्वांटिटी खरीदने लगा ये 20, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर चेंज इन प्राइस क्या हुआ, तो चेंज इन प्राइस को डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, और चेंज इन डिमांड मतलब चेंज इन क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, और इसको माइनस कर देंगे, जैसे 3 - 5, ठीक है, P1 माइनस पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। सेम उसी तरीके से 20 - 10, तो क्या हो गया कि यहाँ पर 10, कि मतलब 2 रुपया कम हुआ तो 10 क्वांटिटी बढ़ गया। तो ये चीज़ बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई क्यू ऐसे निकालते हैं, और डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। तो अगर
इसको हम लोग इनटू में बदलेंगे, अगर ये डिवाइड को हम लोग इनटू में बदलेंगे तो क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है और ये पर्टिकुलर डेल्टा पी नीचे आ जाता है। तो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है, कि माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। तो हमारा पी हम लोग जानते ही हैं, क्यू हम लोगों को पता ही है कि नहीं। यहाँ देखो पी यहाँ पर और क्यू यहाँ पर, और जो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी और डेल्टा क्यू, तो ये सब यहाँ पुट डाउन करोगे। जैसे मैं एक बार पुट डाउन भी कर देता हूँ छोटा सा जल्दी से फटाफट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है कि पी कितना है भाई, पी 5 है, पी 5 है, तो 5 बाई क्यू कितना है भाई, 10 है, तो 10 रख लिए। इनटू डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू कितना है, 10 है, और बाई डेल्टा पी कितना है, -2 है। तो -2 और ये माइनस माइनस, इधर माइनस था और एक इधर माइनस, दोनों कट गया, तो ये खत्म कहानी। तो 10 खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 जो 4 मतलब 2.5, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 2.5 है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पर कि यहाँ पर डिग्री ऑफ चेंजेस और क्या होता है। देखो एक और फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी मतलब इसी से निकला हुआ एक तरीके से बोला जाए कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि कितना परसेंट हो रहा है क्वांटिटी में चेंज, और परसेंटेज निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 और डिवाइडेड बाई करेंगे डेल्टा पी इंटू 100। ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जितना परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी में और जितना चेंज हो रहा है प्राइस में, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। वैसे भी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब आता है सिचुएशन की, कौन कौन से सिचुएशन होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो देखो 5 सिचुएशन होता है। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी रहेगा तब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अभी हम लोग ग्राफिकली भी पढ़ेंगे, अभी थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो 5 तरीके का होता है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है। इन इलास्टिक कब होगा, मतलब बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे अभी हम लोगों को आया था ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2.5, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि इन्फिनिटी भी नहीं है, ये क्या है, जीरो भी नहीं है, इक्वल टू जीरो। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब डिमांड कर्व कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, कि अगर यही मान लो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है 1, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ये क्या है, एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड बोल देंगे, ठीक है, जिसे लास्ट में लिखेंगे। अगर इन इलास्टिक डिमांड कब होगा, इन इलास्टिक डिमांड जब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो छोटा होगा एक से। अब देखो जैसे अब 0.5, तो इसका मतलब क्या है, ये एक से छोटा है ना, एक से स्मॉल है, 1 से स्मॉल है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब बोला जाए 1 जो होना चाहिए उससे छोटा है 0.5। तो ये क्या हो गया, इन इलास्टिक डिमांड की, मतलब उतना लचीलापन नहीं है, या उतना जो इलास्टिक है डिमांड में वो नहीं है जितना होना चाहिए। आई होप सो ये पांचों चीजें आप लोगों को सिचुएशन वाइज क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, इसके रिलेटेड अब थोड़ा सा ग्राफिकली के साथ हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। अब ग्राफिकली देखा जाए तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मैंने बताया 5 तरीके से, तो 5 टाइप्स के होते हैं, है कि नहीं। पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कोई भी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब वो इन्फिनिटी होगा। और इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज द वन इन विच अ स्लाइट चेंजेस इन द प्राइस विल कॉज द इन्फिनाइट चेंजेस इन द डिमांड। कि अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना, मतलब थोड़ा बहुत भी चेंजेस होना, लेकिन उसका जो क्वांटिटी का परचेजिंग है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, मतलब क्या, एक तरीके से प्राइस इसका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर याद रखना है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी चेंज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी चेंज होता चला जा रहा है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, तब हमारा कौन सा इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस में मान लो कि अगर 10% का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी में भी उतना ही सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है, 10%।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ कम हुआ है तो 10% की कमी हुई है, ठीक है, तो प्राइस क्वांटिटी हमारा बढ़ गया, तो 10% से ही क्वांटिटी बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंजेस, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो जितना अगर सेम परसेंटेज होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो क्यों हम लोग ये बात याद रखना, यहाँ पर एक बात याद रखना, इन दिस केस, अगर इस केस में बात किया जाए जब इन्फिनिटी रहता है तो डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल में रहता है, और ये देखो हॉरिजॉन्टल में है और ये एक्स एक्सिस के बराबर है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है तो ये बराबर एक्स एक्सिस के है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जाएगा एंड वाई एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म मैनर, मतलब यहाँ से ऐसे वाला कर्व जाएगा एक्स एक्सिस से होकर वो वाई एक्सिस की तरफ या चला जाएगा, ठीक, विदाउट टचिंग देम, कि उन लोगों को टच नहीं करेगा। तो आई होप तो ये दोनों चीज या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं तीसरा पर। अब आता है एक लिस्ट लेस देन यूनिटरी, मतलब क्या, लेस देन यूनिटरी मतलब एक से कम, है कि नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब एक से कम होगा तब क्या होगा, लेस देन यूनिटरी मीन्स दैट डिमांड इज वन इन विच द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, मतलब क्या, क्वांटिटी चेंज हो रहा है लेस, ठीक है, और प्राइस चेंज हो रहा है ज़्यादा। इसका मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, जैसे मान लो कि प्राइस अगर 10% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी 5% ही चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ भी डिनोट किया हुआ है कि देखो प्राइस अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ आया है, प्राइस यहाँ से यहाँ कम हुआ है, मान लो कि ये 10% चेंज हुआ होगा, तो ये क्वांटिटी कितना चेंज हुआ होगा, 5% चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना प्राइस चेंज हुआ है उससे कम चेंज हुआ है क्वांटिटी। तो अगर क्वांटिटी कम चेंज होगा इसका मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम है, लेस है, और वो किससे कम है, यूनिटरी से कम है। तो ये बात याद रखना है, यहाँ पर ये भी चीज समझ में आ गया। अब आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कैसे होता है, इलास्टिसिटी ऑफ इज इक्वल टू 0, क्या कुछ इलास्टिसिटी नहीं हो रहा है, मतलब क्या, प्राइस क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो जब क्वांटिटी में नो चेंज होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच द चेंज इन द प्राइस कॉजेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और प्राइस में चेंजेस हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये किसके पैरेलल होगा इसका ग्राफ, तो अगर एमसीक्यूज में आ गया तो ये वाई एक्सिस के बराबर होगा, ठीक है। चलिए चौथा भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब लाते हैं लास्ट आता है कि जो इलास्टिक डिमांड होता है वो कैसा होता है, ठीक है, इलास्टिक डिमांड। अब आता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। जैसे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, कि एक से बड़ा होगा जब भी इलास्टिसिटी मोर देन द यूनिटरी इलास्टिक इज द वन इन विच द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब मान लो कि प्राइस में 5% ही चेंज हुआ, 5% का कमी किया, मान लो कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस इंटरप्राइजेज है उसने अपने प्रोडक्ट में 5% की कमी करी, ठीक है, तो अगर क्वांटिटी कितना बढ़ गया, मान लो 10% बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस में लेस चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस लेस चेंजेस हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी में है उसमें मोर चेंजेस हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। और जब क्वांटिटी में मोर चेंजेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वांटिटी खरीदेंगे, इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और ये कहीं ना कहीं ये बेस्ट सिचुएशन होता है कोई भी प्रोड्यूसर के लिए। तो आई होप सो ये भी पूरा कंप्लीट होगा अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की, जो इलास्टिसिटी ऑफ जो प्राइस होता है वो कितने कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो पहला भाई नेचर ऑफ कमोडिटी पर डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ कमोडिटी कैसा है, मतलब किस तरीके का वो बिहेवियर है उसका। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, कि सब्सटीट्यूट गुड्स उसका है या है नहीं, जैसे टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट गुड्स है, सेम उसी तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट गुड्स है कि नहीं, अगर होगा तो बहुत हद तक वो क्या करेगा, आपके प्राइस को डिटरमाइन करेगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन को हो सकता है कि अरे बाद में खरीदेंगे, वो सब सारी चीज़ें। डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी का डिफरेंट यूजेज है तो उसका क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाई होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड के हैबिट के हिसाब से, या प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कि इनकम जो भी हो रहा है वो किस तरीके से वो खर्च कर रहे हैं। तो इनकम मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कंजम्पशन पर भी डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से करेगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं, छोटा सा पूछ लिया जाएगा कभी भी, तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। अब आता है कि
जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है वो जनरली 3 मेथड से निकाला जाता है। पहला परसेंटेज मेथड से, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी, और जियोमेट्रिक मेथड से भी। तो मतलब ये 3 मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं या प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। पहला आता है परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड में क्या है भाई, परसेंटेज मेथड में इन दिस मेथड द इलास्टिसिटी, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, पी बाई क्यू और इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये वाला बताया था माइनस साइन वाला। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जो हो रहा है, तो वो सब सारी चीजें क्या होगा कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है, और ये माइनस का साइन में। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कि 10% क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, और -5% प्राइस में चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं, तो पॉइंट ये माइनस माइनस कट गया तो 5, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज मेथड है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही पर है, यहाँ पर अभी जो भी होगा फॉर्मूला हमारा क्या, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ माइनस का साइन होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो ये चीज़ याद रखना है फॉर्मूला, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मतलब ईपी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें। अब बोला गया ईपी और ईडी जो होता है इज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पूछ लिया जाएगा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, अगर बोल दिया जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो होता है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। क्या होता है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव जाएगा तो ये नेगेटिव जाएगा, अगर ये नेगेटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं, ये एक मेन रीजन है कि जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, इसकी वजह से वो नेगेटिव साइन बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की कितना खर्चा हुआ, खर्चा के हिसाब से, मतलब एक्सपेंडिचर के हिसाब से। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ टोटल आउटले मेथड। उसको क्या बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। एंड इज मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस। कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना खर्चा हुआ है पहले, मतलब बनाने से पहले और बेचने के बाद, मतलब एक तरीके से है कि नहीं, कि बनाने में और खरीदने में, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि खर्चा, कि जब आप बेचे हैं और बेचने के बाद और बेचने से पहले, उसमें जो भी खर्चा हुआ दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसका भी 3 तरीका होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विज ग्रेटर देन यूनिटी, जब ग्रेटर देन यूनिटी होगा व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस, कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा जब प्राइस कम होगा, है कि नहीं। अगर प्राइस कम हो रहा है तो खर्चा बढ़ जा रहा है भाई। और डिक्रीज विद राइज इन प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी ग्रेटर देन होगा, यहाँ भी यूनिटी होगा जब दोनों खर्चा अनचेंज रहता है आगे और पीछे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब क्या, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस, के जैसे फॉल होता है और एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया, मतलब प्राइस भी फॉल हुआ और एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर गया। तो सेम चीज़ है, सेम चीज़, प्राइस भी बढ़ा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन यूनिटी है। समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। अब आते हैं कि जियोमेट्रिक मेथड। अब जियोमेट्रिक मेथड में थोड़ा सा ये है कि जियोमेट्रिक मेथड इज सजेस्टेड बाय, बस ये याद रखना है, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल, एंड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। वहाँ डिमांड कर्व के हिसाब से, मतलब डिमांड कर्व कैसा है, डिमांड कर्व के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं कितना बढ़ा या घटा। When there is infinitely a small changes in the price or demand, then the geometrical
then the geometric method is used and this method is also known as a graphic method। इसको ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आर्क मेथड भी बोलते हैं, तो किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एंड इन डिफरेंट पॉइंट एट द सेम स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में सेम होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है और इसका ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड से पढ़ते हैं। मजा आना चाहिए भाई पढ़ाई में, सच बता रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा हो कि सर पढ़ाते जा रहे हैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हंसी मजाक बीच में होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा यार निकाल लो ना, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व से माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कि ये डिमांड कर्व है, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो गया, तो ये मान लो कि ये ऐसे नीचे गया है, ठीक है, ये डी है ये D1 है, तो अपर सेगमेंट ऑफ जो डिमांड कर्व रहेगा उसको और जो लोअर डिमांड, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व वो ऊपर रखेंगे और नीचे करेंगे अपर सेगमेंट। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। आई होप सो ज्योमेट्रिक मेथड भी क्लियर हो गया, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया था। अब थोड़ा सा सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं। अब बोला है कि ड्यू टू द चेंज इन द 10%, देखो एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल से बहुत इजी आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड आ गया। तो ड्यू टू अ 10% फॉल इन द प्राइस में कितना फॉल हुआ, 10% का फॉल हुआ। द क्वांटिटी राइजेस, तो क्वांटिटी कितना राइज कर गया, 400 से 450, मतलब Q1 इतना बढ़ गया 450। तो देखो जब 450 बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब डेल्टा Q हो गया, ये है कि नहीं, डेल्टा Q कितना हो गया, 50 हो गया, है कि नहीं, कि चेंज कितना हुआ, डेल्टा Q 50। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर बोला क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया, तो तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि डेल्टा Q बाई Q इंटू 100। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस दिया हुआ है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू बताया गया था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ या ना। तो क्वांटिटी और प्राइस में, तो प्राइस तो दिया हुआ है कि भाई प्राइस में 10% का चेंज हुआ है कि नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज चेंज निकालना है क्वांटिटी का, तो यहाँ होता है डेल्टा Q बाई Q इंटू 100। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ बताया गया, मैं एक बार यहाँ बता ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या 400, यहाँ 50 आ गया बाई 400, क्यों, क्योंकि Q कितना है 400 है, और इंटू क्या कर दिए 100, तो यहाँ पर 4 से इंटू हो गया, और 100 4 जा 400, और 4 1 जा 4, मतलब 12.5% हो गया, है कि नहीं, मतलब कितना चेंज हुआ 12.5%। तो यहाँ 12.5% करेंगे, परसेंट कट गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इसको कैलकुलेट करके तो कितना आएगा 12.5%, ये नीचे 100 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट हटेगा, तो अब पॉइंट कितना लगेगा 1.25। तो इसका मतलब क्या है, ये मोर देन द यूनिटी है कि नहीं, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर देन द यूनिटी। तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी फटाफट देख लेते हैं। क्या बोला गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स। अगर यहाँ दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है इज इक्वल टू -0.4 एंड द प्राइस इंक्रीजेस बाय 5%, मतलब परसेंटेज चेंज इन द प्राइस कितना है 5% है कि नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस 5%, व्हाट विल परसेंटेज विल डिमांड फॉल, कितना डिमांड फॉल करेगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो यहाँ पर 0.4 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, बाई 5 कर दिए क्योंकि ये। उसके बाद 0.4 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.4 को इंटू 5 करेंगे तो ये नीचे आ गया, तो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, मतलब क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, कितना फॉल कर गया 2%, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना फॉल कर गया, क्वांटिटी डिमांडेड 2% से फॉल कर गया। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.75, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.75, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है कि नहीं, देखते हैं परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस, कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस का निकालना है हमें।
तो यहाँ पर बोला है कि 15% राइज हो गया, मतलब 15% क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो 0.5 और 15%, तो हमने क्या करा कि ये वाला उधर ले गया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस उधर चला गया, तो ये वाला नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 15 को 0.75 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 जाएगा, ठीक है। ये 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है, और 3 5 जा 15, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना परसेंट आ गया, 20%। समझ में आ गया। तो परसेंटेज कितना फॉल होगा, प्राइस में 20% फॉल हुआ, तब 15% क्वांटिटी में राइज हुआ। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ तक कंप्लीट होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं, या फिर आप लोग बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों का और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े। और एक बार आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज बताकर एक बार आप लोग जरूर से जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर सिर्फ आंसर दिखाइएगा, सर आंसर क्या आ गया, इतना आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना आ गया एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी से आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितना मैंने बताया उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया ताकि आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कल हम लोग एमसीक्यूज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग भूलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि कल आप लोगों का क्लास है, डू नॉट फॉरगेट वी हैव अ क्लास टुमारो एट 8 PM। 8 PM में क्लास है। तो अगर 8 PM में अगर आप लोगों को कल एमसीक्यूज करना है डिमांड चैप्टर्स के, तो जितना भी अभी तक हम लोगों ने 2-3 पार्ट पढ़े हैं डिमांड के, तो उन सारे जो भी सब पार्ट है उनके एमसीक्यूज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।